हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित सिंह और मैं आपका केमिस्ट्री कोच हूँ। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग सीखेंगे। उसमें सबसे शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारीकियां क्या, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब हम सीखते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको जो पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहां से स्टार्ट हुई, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो बात है ईयर 1803 की। 1803 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जे बर्जिलियस, जे बर्जिलियस। तो जे बर्जिलियस का कहना था कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अकॉर्डिंग टू जे बर्जिलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, है ना, या वैसे कंपाउंड जो कि ऐसे सब्सटेंस से प्राप्त हो रहे हैं जो एक टाइम पे लिविंग रह चुके हैं। ठीक है, मतलब एक टाइम पे उसमें जान था। तो ऐसे कंपाउंड से मिलने वाला जो, ऐसे सब्सटेंस से मिलने वाला जो कंपाउंड होता है उसको जे बर्जिलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। और ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाला जो सब्सटेंस थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया उन्होंने। तो सबसे पहले दुनिया में जितने तरह के भी कंपाउंड थे उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस का कहना था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने वैसे सब्सटेंस को बोला था which is obtained from living organisms। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्होंने वैसे सब्सटेंस को बोला था which is obtained from non living beings। है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया और नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होने वाला कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया, अकॉर्डिंग टू जे बर्जिलियस क्लासिफिकेशन अबाउट कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इनका मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसके पीछे का इनका थ्योरी था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्राप्त होने वाला जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं, या लिविंग थिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला जो सब्सटेंस होते हैं उसको कहते हैं। तो चूंकि लिविंग थिंग्स को बनाते हैं भगवान, तो जे बर्जिलियस ने ऐसा थ्योरी बनाया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं
जिसको कि भगवान बनाते हैं, तो उसके अंदर जो एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं, उसके बीच में, एटम्स के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स का क्रिएशन भी भगवान ही कर सकते हैं। हम ह्यूमन के बस की बात नहीं है कि उस फोर्स को क्रिएट करें। और जब हम उस दो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लैब में हम ह्यूमंस नहीं कर सकते, ये सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वाइटल फोर्स होता है, एक दैवीय शक्ति होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एटम्स के अंदर, जिसको कि सिर्फ भगवान बना सकते हैं, आदमी के बस की बात नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को, इस मिथ, ये जो मिथ उन्होंने क्रिएट किया, दिस मिथ वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का यही कहना है कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम ह्यूमंस लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो एक वाइटल फोर्स होता है, एक अलग तरह का शक्ति होता है, एक दैवीय शक्ति होता है, जिसको कि हम ह्यूमंस लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद 1828 में फ्रेडरिच होलर एक साइंटिस्ट थे, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट थे, जे बर्जिलियस के स्टूडेंट। तो लगभग 25 साल के बाद जे बर्जिलियस के स्टूडेंट फ्रेडरिच होलर ने यह साबित कर दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो अपने एक्सपेरिमेंट में बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट। किससे? पोटेशियम साइनेट्स। पोटेशियम साइनेट्स प्लस अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से वो क्या बनाना चाह रहे थे? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वाज अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट से अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट मिला के ये अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ऑफ कोर्स बाई प्रोडक्ट में यहां K2SO4 अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा, पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करा। चेंज करने के बाद इन्होंने पाया कि जो फाइनल जो एलिमेंट बना है, फाइनल जो कंपाउंड बना है, फाइनल जो कंपाउंड बना है वो अमोनियम साइनेट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड बना है। जब इस कंपाउंड का स्टडी किया इन्होंने, तो ये पाए कि ये तो यूरिया है। क्या है? ये यूरिया है। तो यूरिया जो है वो एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एनिमल के यूरिन में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू जे बर्जिलियस, एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो इन्होंने लैब में बना लिया। तब से 1828 से इनका मिथ जो है वो टूट गया। मिथ टूट गया और लोग मानने लगे कि फिर वाइटल फोर्स थ्योरी नाम का कोई चीज नहीं होता है, यानी आम ह्यूमंस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरिया का फॉर्मेशन उन्होंने किया और यहां से ये जो मिथ था वाइटल फोर्स थ्योरी का मिथ,
ये 1828 में समाप्त हो गया इन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम था फ्रेडरिच होलर। ठीक है, और उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करवाने में, और आज की डेट में हम बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया है कि हम उसको स्टडी करने के लिए सेपरेट ब्रांच बनाते हैं, और सेपरेट ब्रांच के थ्रू अलग अलग कंपाउंड का स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को डील करते हैं। अब व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आप समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड होते हैं और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं होता उसमें, तो वैसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स are called organic compounds. Hydrocarbons and their derivatives are called hydrocarbons. Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds, है ना? तो organic compound को हम डील करते हैं। organic compounds जो होते हैं, organic compounds hydrocarbons and their derivatives है ना? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन CH4, अगर हम इस CH4 का रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 के साथ, तो ये जो CH4 है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब सपोज कि CH4 का रिएक्शन हम करवा दिए क्लोरीन के साथ, ऑफ कोर्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं, तो बन जाएगा हमारा ये। तो हाइड्रोकार्बन से जो बनने वाला सब्सटेंस है इसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसको तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते ही हैं। मतलब कि हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाले, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले उनके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगा आपको, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप सीख गए तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है जी। पहला जो तरीका है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या डैश फॉर्मूला। दूसरा जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है
वो है कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तीसरा जो हमारा तरीका है वो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बारी बारी से इन तीनों तरीके के बारे में पढ़ते हैं। डैश स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स के बीच में जितने तरह के बॉन्ड हैं, सारी तरह के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को सबको दिखाते हैं, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे एलिमेंट हैं, तो किस एलिमेंट का किस तरह से, किस एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ किस तरह का बॉन्ड है, वो सब हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए कि यहां कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से। तो यहां हर एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डैश फॉर्मूला, डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स को दिखाते हैं, सारे तरह के बॉन्ड को दिखाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा जो है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल जो हमारा पिछला वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला, उसी को छोटा कर देना। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर को छोटे करके लिख देना, है ना, फॉर्मूला को छोटे करके लिख देना। तो वैसे क्या करते हैं छोटा करने के लिए कि हम जितने भी एलिमेंट है ना, उन सबके बीच के बॉन्ड को भूल जाते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम और ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जितने भी तरह के बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड को या कुछ खास तरह के बॉन्ड को भूल जाने पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो जैसे इसमें सारे तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि CH बॉन्ड को अगर हम भूलते हैं, सिर्फ CH बॉन्ड को, तो इस कार्बन पर देखिए 3 कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, तो हम सिर्फ बॉन्ड भूल रहे हैं, एटम को नहीं भूल रहे हैं। तो इसको बोलेंगे CH3, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे CH3। फिर ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड, इसको नहीं भूल रहे हैं, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भूल रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी सिर्फ बॉन्ड भूल रहे हैं, एटम नहीं भूल रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मिलेगा हमको, क्या वो ऐसे मिलेगा, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें आप कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भूल जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, CH3, CH2, CH2 और OH, है ना, सारे तरह के बॉन्ड को भूल गए इसमें। और इसको और छोटा किया जा सकता है, जो रिपीटिंग ग्रुप है हमारे पास CH2 CH2, उसको हम क्या किया, CH3 CH2 एक बार लिखा और इसको ब्रैकेट में बंद करके सबस्क्रिप्ट में 2 डाल दिया। इसका मतलब है कि CH2 2 बार रिपीटेड है,
और 2 बार रिपीट करने के बाद यहाँ पे OH से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, जितने भी सारे बॉन्ड को भूल जाइए, तो सारे बॉन्ड्स को सिर्फ भूल रहे हैं। तो इस कार्बन एटम पे देखिए ना 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड भूल गए और ये CH3 हो गया। उसी तरह से ये कार्बन, ये बॉन्ड भूल जाइए, सारे तरह के बॉन्ड भूल जाइए, कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड भूल जाएंगे। ये कार्बन 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 का बॉन्ड भूल गए, कार्बन लिख दिया हमने। उसके बाद इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसी पर एक OH भी लगा हुआ है। तो जब कभी भी कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट लग जाए या कोई दूसरा ग्रुप लग जाए तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी इस OH को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये बात एक्सपेंड करते समय भी ध्यान में रहना चाहिए कि जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो पिछले कार्बन पर वर्टिकल बॉन्ड से लगाने के लिए रखा है ना। तो ये हो गया आपका OH, मतलब इस कार्बन पर का सारा बॉन्ड भूल गए और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड भूल के ये कार्बन लिख दीजिए और ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हम इस लुईस स्ट्रक्चर को इस तरह से कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद ये जो हमारा कंपाउंड है ये लुईस स्ट्रक्चर, इस लुईस स्ट्रक्चर में ये देखो सारे तरह के बॉन्ड को हम भूलते हैं। तो CH3 देखिएगा, CH3, फिर सारे तरह के बॉन्ड भूल रहे हैं, कार्बन कार्बन का भी, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड भूल गए तो CH2, फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भूल गए, फिर CH2, फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भूल गए CH2, फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भूल गए CH2 और फिर लास्ट में CH3, है ना। ठीक है, इसमें भी जो लगातार रिपीटिंग ग्रुप है ना बीच में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 और CH2 ब्रैकेट में बंद करके होल 4 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि CH2 जो है वो CH3 के बाद 4 बार रिपीटेड है ना, और उसके बाद लास्ट में लगा दीजिए CH3। ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं? तो कंडेंस फॉर्म में सिर्फ बॉन्ड को भूल जाते हैं, सारे तरह के बॉन्ड को भूल जाइए या कुछ खास तरह के बॉन्ड को भूल जाइए। कुछ खास तरह के बॉन्ड को भूलने से या सारे तरह के बॉन्ड को भूलने से जो नया स्ट्रक्चर हमको मिलेगा बिना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी हमारा कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हमारा कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड रहने देते और तब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए CH3, कार्बन कार्बन का बॉन्ड रहने दिए, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 4 बार CH2, 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 CH2 और अंत में क्या? CH3। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको भी हम कहेंगे क्या? इसको भी हम कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंडेंस फॉर्मूला के बाद जैसे ये है कंडेंस फॉर्मूला, तो कंडेंस फॉर्मूला में सारे बॉन्ड को भूल जाइए, है ना। तो सारे बॉन्ड को भूल जाएंगे तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भूलते हैं, तो ये कार्बन कार्बन और इस पर के सारे बॉन्ड को भूल जाइए।
ऐसे, और कार्बन कार्बन को बॉन्ड को रहने दिए, और ये CH2, सारे बॉन्ड को भूल जाइए। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कंपाउंड। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं बॉन्ड लाइन पे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड लाइन, लुईस स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। क्या रूल्स है भाई? तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो नहीं करते। कार्बन का जो चेन होता है उसको जिग जैग फैशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिग जैग लाइन के साथ। सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको तीन पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जिग जैग फैशन में रिप्रेजेंट करने के बाद जो दो लाइन के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को, और एंड पॉइंट भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ईच इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर लाइन्स या जंक्शन एंड द एंड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। ये एंड पॉइंट और दो या तीन लाइन का जो जंक्शन पॉइंट है उन सबको कार्बन एज्यूम करना है ना। हेटेरो एटम्स यानी कि जो एटम अदर देन कार्बन है, अदर देन कार्बन, हेटेरो एटम्स यानी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप को हम स्पेसिफिकली लिखते हैं इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, है ना। तो इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे ये कंडेंस फॉर्मूला है, तो इस कंडेंस फॉर्मूला का लुईस स्ट्रक्चर क्या है? तो ये है इसका लुईस स्ट्रक्चर, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर देखिए ना 3 हाइड्रोजन, है ना। तो इसको बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, ना ही कार्बन का सिंबल C लिखते हैं और ना ही हाइड्रोजन का सिंबल H लिखते हैं, है ना। तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है तो इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको। कार्बन का सिंबल C नहीं लिखना है, और अगर नहीं लिखना है तो लिखना क्या है? लिखना है सिर्फ ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी जिग जैग फैशन में। तो इस बॉन्ड को हमने देखो रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब जैसे ही हमने ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया तो दिस कार्बन इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड दिस कार्बन इज इक्वल टू दिस पॉइंट। ये सेकंड कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन है। सेकंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, है ना। और सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में देखिए हमने बना दिया सिंगल बॉन्ड। थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन 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 3 हाइड्रोजन है, तो उसको हम हाइड्रोजन को कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसका? इस कंपाउंड का। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी तरह से इस कंपाउंड का अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें तो क्या करना होगा? तो
देखिए इसको पहले इस कंडेंस फॉर्मूला को सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं, है ना। तो CH फिर इस कार्बन को अगले कार्बन से जोड़ दीजिए, CH2, फिर उसके बाद अगले कार्बन से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद OH लगा दिया हमने, है ना। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है ना, उसको हम नहीं दिखाएंगे बॉन्ड लाइन में, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे और कार्बन को भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। ये कार्बन, ये ऐसे लाइन दिखा दिया हमने, ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखा दिया हमने। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस कार्बन एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स सेकंड कार्बन, और दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड जो है उसको हम छोड़ देंगे, नहीं दिखाएंगे। फिर कार्बन कार्बन, दूसरे कार्बन का तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड है तो उसको दिखाएंगे, और दूसरा कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसको भी लिखेंगे। सिर्फ कार्बन जो हाइड्रोजन से लगा हुआ है उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस कार्बन, इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। वैसे इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, CH3 फिर CH और इसी कार्बन पर OH लगा हुआ है, फिर इसको अगले कार्बन से जोड़ दीजिए और इस पर लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन। तो ये इस कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को सिर्फ दिखाना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाना है। तो क्या करें, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन के बीच का ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच का ये बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है OH, तो दिस इज सेकंड कार्बन, तो इस पर लगा दीजिए आप OH। ये हो गया इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं इस पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो ना, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है हमें। तो ये तीनों कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को अगर हम दिखाते हैं और हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, तो ये तीनों ऐसे एक ट्रायंगल साइकिल बना लेंगे, 3 मेंबर साइकिल, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आते हैं इस पे कि मल्टीपल बॉन्ड होगा अगर किसी कंपाउंड में, तो उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला है कि हर कार्बन को कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ना उसको हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से देखिए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन को आप इस तरह से जिगजैग मैनर में ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। और सेकंड वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन, सेकंड वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप यहां पे डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। सेकंड वाला कार्बन पर एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो सेकंड वाला कार्बन पे एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऐसे दिखा दीजिए आप। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई कंपाउंड आ गया, तो इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। सुविधा के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ब्रेक कर लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर CH,
और OH से लगा हुआ है, तो OH से जो लगा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए वो पिछले वाले कार्बन पे, यानी कि OH जहां है उसके पिछले वाले कार्बन पर आप लगा दीजिए। ठीक है, और फिर इस कार्बन को अगले कार्बन से जोड़ दीजिए। अब इसको जब हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन में देखेंगे एक चेन में कितने कार्बन है ना, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन ऐसे दिखाएंगे। ऐसे पेन रखेंगे और इसको काउंट कर लेंगे 1, है ना, तो 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, क्योंकि हर डॉट जो है वो भी तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो भी अगर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पेन रखते के साथ आप काउंट अगर नहीं करेंगे तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, है ना। तो आप पेन रखते के साथ एक कार्बन काउंट कर लीजिए कि 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमारे चेन में 5 कार्बन जुड़े हुए थे, तो हमने 5 कार्बन का एक जिग-जैग फैशन में लाइन खींच के और 5 कार्बन का एक चेन बना लिया। अब इसमें देखिए पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को 3 पैरेलल लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पर C और O के बीच का बॉन्ड है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए OH, है ना। तो दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बॉन्ड लाइन एज दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर आज यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं और अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो बाकी का जो स्टडी है हमारा ऐसे ही चेन में चलता चला जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे और इसी तरह से हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।